हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। हम इंडियन हिस्ट्री की जो हमारे पास इंडियन हिस्ट्री का जो नेक्स्ट है दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ था वो सारा चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में और स्टैंड स्टिल पॉलिसी के बारे में, और हमने देखा कि कैसे जो है देसी रियासतें जो थी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी वो कैसे इंडिया में मर्ज हुई और एक यूनिफाइड इंडिया जो है बनाया। यूनिफाइड इंडिया बनाने में वीपी मेनन जो कि सेक्रेटरी थे वल्लभ भाई पटेल के साथ, वो और वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन, इन सब का जो है वो बहुत हाथ रहा था यूनिफाइड इंडिया बनाने में। तभी तो वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बना है, क्योंकि इन्होंने यूनाइट किया है इंडिया को। ठीक है, दैट्स वाई कि उनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। तो इसी तरह से हमने देखा कि कैसे अभी इंडिया यूनिफाइड हो गया है, अभी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट इंडिया में रह गए हैं। अब इंडिया के पास जो था चैलेंज था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारा साथ साथ में। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कैसे किसके दिमाग में आई और कैसे ये बना और कैसे चीजें हमारे पास हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड में जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात जो थी वो आई थी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया था वो एम एन रॉय ने दिया था। लेकिन इस चीज का जो है बेसिक जो पीछे चला हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाती हूँ कि कहाँ पे था। आपको याद होगा 1917 1917 में जो है जब होम रूल लीग चला था उस टाइम पे मॉन्टेग्यू जो थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात कही थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि हम इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला था कि आपको आपकी गवर्नमेंट दे दी जाए। ठीक है, जब ये बात हुई थी उसी टाइम पे आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात वहीं से जो है छिड़ गई थी। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से एक वो नहीं ले पाई थी, शेप अप नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि मॉन्टेगो चेम्स फॉर्म जो आया था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उसमें बोला था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने को, डोमिनियन स्टेटस देने की बात वहां पे हुई थी। ठीक है, वो हमने देखा था सारा। फिर हमने देखा कि इसको, इसी एक्ट को जिसमें बोला था कि आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी, इसी एक्ट को जो है वो देखने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कमीशन बैठेगा 10 साल बाद, जिसका नाम था साइमन कमीशन। 10 साल बाद नहीं बैठा, जल्दी बैठ गया ड्यू टू सम चेंजेस इन, आप बोल सकते हो कि ब्रिटेन में कुछ चेंजेस आ रहे थे इलेक्शन के कारण, जिसके कारण ये जल्दी बैठ गया था। और जब साइमन कमीशन बैठता है तो वो रिपोर्ट तैयार करता है कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। तो अभी आपने याद होगा, आपको मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारे पास मोतीलाल नेहरू थे वो लेके आए थे नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम कैपेबल हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, अपनी गवर्नमेंट बनाने में हम कैपेबल हैं। तो उन्होंने भी एक जो है वो रिपोर्ट बनाई थी, साइमन कमीशन रिपोर्ट तो बनी थी, उन्होंने भी रिपोर्ट बनाई थी। साथ ही साथ जिन्ना ने भी 14 पॉइंट फार्मूला दिया था उस टाइम पे कि क्या क्या चीजें इंडिया को चाहिए, कैसे क्या करना है। तो वो सारी चीजें पीछे से चली आ रही हैं। तो आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ, नेहरू जी जो थे, मोतीलाल नेहरू, नॉट जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने पहले ही दे दिया था अपनी रिपोर्ट, लेकिन उनकी रिपोर्ट किसने मानी नहीं। फिर आपको याद होगा साइमन कमीशन, मोती सॉरी नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना फार्मूला, इनके लिए फिर हमारे पास 3 टेबल राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिनमें डिस्कशन होना था कि इंडिया में क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। कुछ भी रिजल्ट नहीं आया 3 टेबल कॉन्फ्रेंसेस का। उसके बाद हमारे पास जो है 1934 में जो एम एन रॉय हमारे पास आते हैं, वो देते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी खुद की बनाएंगे, वी आर कैपेबल ऑफ इट, और हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, उस अकॉर्डिंगली इंडियन की गवर्नमेंट चलेगी। तो एम एन रॉय जो थे, जो पहले थे जिन्होंने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज अ नेम की ये चीज चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फिर 1935 का एक्ट आया था, जिसमें थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो आप उसको, कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थोड़ा बहुत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमारे पास 1937 में, जब
इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस जो है, अब आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी बन के आई थी प्रोविंस लेवल पे, और प्रोविंस लेवल पे जो थी चीजें वो थोड़ी चेंज हुई थी। ठीक है, प्रोविंस लेवल पे डोमिनियन स्टेटस कर दिया गया था, बहुत सारी चीजें की थी उस टाइम पे। तो इसी दौरान जब 1939 में वॉर डिक्लेयर होती है, और वॉर डिक्लेयर होते के होने होने पर जो है, जो उस टाइम के हमारे पास गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया हमारा साथ देगा। जबकि यहाँ पे हमारे जो नेता थे उनसे पूछा ही नहीं गया था कि आप साथ दोगे या नहीं दोगे, तो सीधा ही उन्होंने अपना नाम ले दिया। तो यहाँ से उन्होंने बायकॉट किया, हमारे जो भी आईएनसी थी उन्होंने जो है वो सारी कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और सरकार टूट गई। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि, और यहाँ पे नेहरू जी ने 1938 में डिमांड की थी कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने दो, तुम बीच में कोई नहीं होते, हम खुद ही इंडियन खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और आप लोग जो हो वो कोई इंटरफेयर नहीं करोगे इसमें, हम अपने लिए कैपेबल हैं। तो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है जिसमें इंडियंस ही होंगे और इंडियन ही पार्ट लेंगे। ये बात इन्होंने 1938 में कही थी, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, मैं एक बार आपको टाइमलाइन क्लियर कर दूंगी दोबारा से, पहले आप सुन लीजिए ढंग से। ठीक है, तो 1938 में ये बात होगी, और 1948 में जब इन्होंने देखा कि भाई ये नहीं मानने वाले हैं, तो 1940 में ये लेके आए थे अगस्त ऑफर, जिसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि ठीक है हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने देते हैं। यहाँ तक आपको टाइमलाइन में एक बार क्लियर करवा देती हूँ दोबारा से, लेकिन आपको क्लियर होगी चीजें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे पहले हमारे पास आता है 1917। मॉन्टेग्यू जो थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात की थी, आपको याद होगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात हुई, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें जो है हमारे पास डोमिनियन स्टेटस तो मिलता ही मिलता है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात, मतलब एक जैसी चीजें होती हैं। इसको इवेलुएट करने के लिए, देखने के लिए कि ये सही बैठा नहीं बैठा है, साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन बैठता है, और साइमन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है हमारे पास 1928 में। ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू जो हैं क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हम अपने चीजें खुद कर सकते हैं। तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो थी वो छापी थी, मतलब पब्लिश की थी, और जिन्ना ने 14 पॉइंट फार्मूला दिया। और इन, आप बोल सकते हो इन तीनों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 31 और 32 में, कि कोई डिसीजन ले सके हम इंडिया के लिए। लेकिन इसमें कुछ और ही चीजें डिस्कस होती रही, तो ये जो थी, और आईएनसी ने पार्ट नहीं लिया, इन दोनों में पार्ट नहीं लिया था आईएनसी में, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी फेल रही। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारे पास। उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद आपके पास टाइमलाइन में ये आता है कि 1934 में, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए, ये जो है द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1934 बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय ने इसका आइडिया प्रपोज किया था। जब इन्होंने 1934 में इसका आइडिया प्रपोज किया था कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए, ये सब चीजें, तब इन्होंने नहीं सुना। लेकिन हाँ, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो इन्होंने बना दिया था 1935 के एक्ट में, जिसमें इंडियंस के लिए और बहुत सारी चीजें बढ़ा दी गई थी।
और उसके बाद 1937 में क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्शन होते हैं प्रोविंस के। इलेक्शन में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन के आती है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या बोलते हैं कि हमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है, मतलब अपनी डिमांड रखते हैं, ये सीधी ऑफिशियल डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि हमें एक असेंबली चाहिए बस। अब इन्होंने सीधी डिमांड की है, ऑफिशियल डिमांड करते हैं, ठीक है, ऑफिशियली डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। डन। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड ये करते हैं हमारे पास, उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि 1939 में तो ये बायकॉट कर देते हैं प्रोविंस लेवल से सारी। 1940 में क्या होता है, क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर थी, उसमें जबरदस्ती बोला था कि इंडिया हमारे साथ है, लेकिन इनसे कुछ वार्तालाप हुआ नहीं था इनका, इसलिए जो है आईएनसी जो है वो पीछे हट गई, इन्होंने इस्तीफे दे दिए, रिजाइन कर दिए सबने। और 1940 में क्या होता है, अगस्त ऑफर लेके आते हैं ब्रिटिशर्स, जिसमें वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात को, डिमांड को मान लेते हैं। तो यहाँ तक आपको टाइमलाइन क्लियर हो गई कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने की बात हो रही थी, ठीक है। फिर आप देखो आगे इन्होंने लिखा था एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था आपको, अगर आपने अगर प्री दिया है तो आपको याद होगा या फिर आपने पेपर देखा होगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें तो पेपर जरूर देखना चाहिए आपको। तो आपने देखा होगा, तो क्या आता है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात तो बोल दी, ठीक है, कि चलो ठीक है हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाने देंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाने देंगे, ये बात तो आ गई हमारे पास। लेकिन हुआ क्या कि इनको ये नहीं पता चल रहा कि हम जो हैं इनको इनको ये नहीं समझ आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कंपोजिशन कैसे होगी। कंपोजिशन इन द सेंस कि कितने बंदे कहाँ से लेंगे हम। अब आपको पता है कि जो हमारे पास इंडिया है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में जो है वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जो है, ठीक है, इंडिया की कंपोजिशन क्या है, इंडिया में जो है आप बोल सकते हो ब्रिटिश प्रोविंस है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है मुस्लिम लीग है, और फिर हमारे पास जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस। इन सबको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बनना था, ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हुए ध्यान, अब ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस कौन जो जीते हुए हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लोग थे वो सारे, तो वो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट थे अभी तक उनके अलग से सरकार तो थी नहीं, तो उनको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में ही लिया जाता था। तो यहाँ पे आप देखिए कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट, मुस्लिम लीग, डिप्रेस, इन सबको रिप्रेजेंटेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने लोग होंगे किस असेंबली में, ये कौन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे 1942 में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक बंदे को भेजती है इंडिया, जिसका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स, ऐसे हम क्रिप्स बोलते हैं उनको, क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया आता है, जिसमें शर्तें आती हैं। आपको पता है वो एक ड्राफ्ट प्रपोज करता है, जिस ड्राफ्ट में लिखा होता है कुछ चीजें, वही चीजें इस बार यूपीएससी ने पूछी थी डायरेक्टली। अगर आपने ये ढंग से पढ़ा होता तो आप उसको जवाब दे सकते थे। क्या बोला उसने, पहली चीज उसने बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनेगी हमारे पास, उसमें हमारे पास इलेक्टेड मेंबर होंगे प्रोविंस लेवल के। क्या बोला था, पहली चीज बोली थी, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, वन सेकेंड, क्या बोला था उसने कि जो प्रोविंस लेवल होगा वहां पे क्या होगा, प्रोविंस लेवल पे जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो आएंगे, और हमारे पास जो प्रिंसली स्टेट हैं वो क्या करेंगी, नॉमिनेटेड मेंबर भेजेंगे,
नॉमिनेट करेंगी ये बंदा हमारी तरफ से, वो जाएगा। इलेक्टेड मतलब इलेक्शन करेंगे इनडायरेक्टली, और वो चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ये पहला उनका वो था, पहला मतलब आप बोल सकते हो पहली शर्त उनकी क्रिप्स मिशन की ये थी। ठीक है, दूसरी शर्त ये थी हमारे पास इसकी कि भाई जो जो भी मतलब प्रिंसली स्टेट है, जो भी आपके पास प्रोविंस है या प्रिंसली स्टेट है, अगर वो चाहे तो वो अलग हो सकती है। वो मतलब अपने आप को अलग रख सकती है, यूनाइटेड इंडिया में नहीं आना चाहती है तो ना आए, वो अलग हो जाए, उसको भी हम कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश ने बोला हम कॉमनवेल्थ में ले लेंगे। कॉमनवेल्थ मतलब कंट्री जो ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी हैं, तो हम उस तरह उसको भी जैसे इंडिया को बिहेव करते हैं वैसे उसको अलग से वैसे कर देंगे। जैसे आपने अफ्रीका में देखा होगा कितनी ज्यादा डिवीजन है छोटी छोटी चीजों की, छोटी छोटी कंट्रीज की, वैसे ही इन्होंने बोला कि हम इंडिया की जो है वो डिवीजन, इंडिया के अंदर से स्टेट अगर अलग होना चाहती है वो अलग हो जाए, वो अलग कंट्री बना ले, हम उनको कॉमनवेल्थ का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये भी इस बार यूपीएससी ने पूछा। ठीक है, तो उसमें सेकंड ही ऑप्शन सही था। और ये दोनों चीजें आ गई क्रिप्स मिशन में, लेकिन ये किसी को भी मान्य नहीं हुआ। मान्य क्यों नहीं हुआ ये चीज? क्योंकि अब आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो ये चीज पसंद नहीं है जो सेकंड वाली है कि भाई आप कॉमनवेल्थ में नहीं लोगे। आईएनसी ने तो इसलिए मना कर दिया कि नहीं भाई ये चीज नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम लीग को क्यों नहीं ये चीज पसंद आई? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला था कि मुस्लिम अगर चाहे तो अपनी अलग कंट्री बना सकते हैं। इन्होंने बोला था अगर प्रोविंस कोई चाहे तो वो अलग, या प्रिंसली स्टेट कोई चाहे वो अलग कंट्री बना सकता है। ऐसा कहीं नहीं बोला इन्होंने कि मुस्लिम जो है वो अलग कंट्री बना सकते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी जो है वो इसको नकार दिया। किसको नकार दिया? क्रिप्स मिशन को नकार दिया हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आपको पता है कि धीरे धीरे जो है वो 1945 में वर्ल्ड वॉर जो है वो सेकंड खत्म होती है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होती है तो इनका ध्यान जो है वो इंडिया की तरफ आता है, और ये बोलते हैं कि हमें जो है वो इलेक्शन करवाने हैं इंडिया में। इंडिया में इलेक्शन करवाने हैं 1945 दिसंबर से 1946 जनवरी के बीच में। और जब ये इलेक्शन होते हैं हमारे पास, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 11 प्रोविंस थे हमारे पास, उनमें से 8 प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, और 3 प्रोविंस में जो है हमारे पास कौन आता है? दैट इज मुस्लिम लीग जो है वो मेजर पार्टी बन के आती है। डन, ये चीजें हो गई हमारे पास। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आता है फिर। ठीक है, क्रिप्स के बाद 1946 में कौन आता है? कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 398 मेंबर होते हैं, जिनमें से 90 ये टोटल मेंबर हैं हमारे पास, जिनमें से 93 प्रिंसली स्टेट के हैं। और हमारे पास ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के कितने बंदे हैं हमारे पास? 296। डन, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास। लेकिन बाद में जब 1940 कैबिनेट मिशन प्लान कांग्रेस को पसंद नहीं, सॉरी मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आता है, तो मुस्लिम लीग वहां से हट जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कंपोजिशन है वो कम हो जाती है, और इसमें बहुत कम 299 टोटल बंदे जो है वो रह जाते हैं। 299, 390 89 से अब कितने रह जाते हैं? 299 पीपल रह जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बनते हैं। ठीक है, बाकी चीजें देखिए, ये देखिए यहाँ पे आफ्टर पार्टीशन क्या हो जाता है कि जो पाकिस्तान के मेंबर हैं वो चले जाते हैं, तो कितने रह जाते हैं? 29। उसमें से 229 जो है वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के, और 70 जो है वो प्रिंसली स्टेट के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उस टाइम पे ये कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि चेयरपर्सन कौन बनेगा। ठीक है, तो चेयरमैन कौन बनेगा? तो यहाँ पे फ्रांस का फार्मूला इन्होंने अपनाया था कि जो सीनियर मोस्ट होता है उसको हम बना देते हैं, दैट इज योर चेयरमैन। तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाया। बाद में इलेक्शन होते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं HC मुखर्जी, VN राव, 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। बाद में जब इलेक्शन होते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे पास ये बनते हैं मेन हेड। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन मतलब प्रेसिडेंट, और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, दैट इज HC मुखर्जी और हमारे पास VN राव।
ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनती है और इसके जो है मेनली प्रेसिडेंट ये बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वर्किंग क्या थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई हमारे पास, ये आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। टेम्पररी प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपने देखा। आफ्टर इलेक्शन ये हमने देख लिया, वीएन राव भी एडवाइजरी असेंबली के अपॉइंटेड किया गया था उनको कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। वंस द माउंटबेटन प्लान वाज पास्ड, इवन मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग हु वर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल। कुछ तो मेंबर थे मुस्लिम लोग लीग के, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द प्रोसीडिंग इनिशियली आल्सो पार्टिसिपेट। पहले जो नहीं आ रहे थे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे पास कितना दिन लगते हैं, हमें 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने को। और 24 जनवरी 1940 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट सेशन होता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थे। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव निकाल दिए थे इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के। वो क्या क्या थे कि फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक होगा, द आइडियल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक वुड बी ग्रांटेड टू द पीपल। ये सारी चीजें जो है वो पीपल्स को ग्रांट की जाएंगी। रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट्स भी होंगे पीपल्स के पास। द स्टेट वुड सेफगार्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। मेन रेजोल्यूशन क्या था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्टेड एज टेम्परेरी लेजिस्लेचर। अभी हमारे पास इलेक्शन नहीं हुए हैं, इलेक्शन 1951 1952 में होंगे, तो उस टाइम तक जो है वो टेम्परेरी लेजिस्लेचर जो है वो क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही है जो एक लेजिस्लेचर का काम कर रही है हमारे लिए। ठीक है, जब तक नई नहीं बन जाती। रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, इसने क्या क्या मतलब फंक्शन क्या थे जो परफॉर्म किए थे। इट अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट किया था, इट अडॉप्ट द नेशनल एंथम, अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इनके मेन फंक्शन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किए थे। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये पता करोगे कि नेशनल फ्लैग कौन से डे पे अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कौन से डे पे अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट कब इलेक्ट किया गया। ये अगर आपने सही आंसर दे दी तो सही है, अदरवाइज मैं आपको इनको दोबारा से डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, कुछ कमेटीज, कुछ असेंबलीज बनी थी हमारे पास, कमेटीज बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटी जो मेजर थी वो मैंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि ज्यादा यूपीएससी यहाँ से पूछेगी नहीं। और छोटे भी अगर आप स्टेट लेवल का भी एग्जाम दे रहे हो तो भी आपको मेजर जो है वही पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 कमेटीज के जो हेड थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। पहले तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और हमारे पास स्टेट कमेटी। तो ये तीनों के जो हेड हैं वो कौन है हमारे पास, चेयरपर्सन थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपने अगर याद करना है तो यूनियन से कर लो, यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। और स्टेट कमेटी, स्टेट को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना, तो दैट इज ऑल्सो जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंस लेवल की कमेटी के हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि ड्राफ्ट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, बी.आर. अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के भी हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मेन कमेटीज जो है इनके जो है वो आपको हेड याद होने चाहिए, चेयरपर्सन कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या थी। इट्स चेयरमैन इज बी.आर. अम्बेडकर, राइट, ये तो आपको पता है। उसके बाद आ गया द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गिवन इन, वन सेकेंड में आपको सही से देखिए, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गिवन इन February 1948 फॉलोइंग द सेकेंड ड्राफ्ट इन अक्टूबर। पहला ड्राफ्ट तो फरवरी 1948 में आ गया और दूसरा किसमें आया था, अक्टूबर 1948। फाइनल ड्राफ्ट जो है वो 4 नवंबर 1948 को आया था। ठीक है, द मोशन ऑफ द ड्राफ्ट वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26, ये सारी चीजें 26 नवंबर 1949 को पास कर दी थी। ठीक है,
following the resolution of Lahore session in December 1939, पूर्ण स्वराज का दर्जा मिला था हमारे पास इंडिया को, उसको सेलिब्रेट करते हुए 26 जनवरी 1930 को जो है वो क्या कर दिया था हमारे पास 29 आएगा यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी को। तो उसी दिन को हमने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया, फोर्स में लाए थे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोविजन जो थे वो पहले दिन से, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर से, उसी दिन से आ गए थे। कौन कौन से, सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजन, पार्लियामेंट, ये सारे प्रोविजन जो थे वो उसी दिन से लागू हो गए थे, ठीक है। एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल ड्राफ्ट मैंने आपको बता दिया कि 1948 में आ गया था। उसके बाद जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था और कुछ चीजें जो है वो इनेक्ट हो गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ठीक है, वो मेनली फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी 1950 को आता है, जिसको हम बोलते हैं दिस डेट इज रेफर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, ठीक है, मतलब इसका लगने का दिन, जिस दिन ये आया था। इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाया जाता है, आपको पता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और पूर्ण स्वराज विच स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1930 को ये चीज मांगी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। आगे क्रिटिसिज्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको आंसर राइटिंग के लिए कि क्रिटिसिज्म क्या था। नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सिंस मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं थे, ठीक है, ये पहले की ही थी सारी असेंबली बनी हुई कैबिनेट मिशन के टाइम पे, तो यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी इनके पास। इट वॉज नॉट अ सॉवरन बॉडी सिंस इट वॉज एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन ब्रिटिश ऑर्डर, ब्रिटिश ऑर्डर पे बनी थी, तो ये सॉवरन नहीं थी। ये बात बोली कि नहीं है भाई ये सॉवरन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इट कॉन्स्टिट्यूट अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने बहुत ज्यादा टाइम लिया, मतलब आप बोल सकते हो 2 साल लिए, तो ये बहुत ज्यादा टाइम इनको लगता है। इट वॉज डोमिनेटेड प्रीडोमिनेटली, मतलब 2 साल के 3 साल ही समझ लीजिए। इट वॉज डोमिनेटेड प्रीडोमिनेटली बाय कांग्रेस पार्टी, मतलब ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था, तो इसकी बहुत ज्यादा इसमें क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और लॉयर पॉलिटिशियन जो थे ग्रेटर डिग्री वाले वही थे यहाँ पे, और मतलब कोई नहीं था, लोकल पीपल जो थे आप बोल सकते हो आम आदमी नहीं था, और हिंदू ज्यादातर यहाँ पे थे। ये इसके क्रिटिसिज्म इन्होंने किए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखी कैसे बनी, क्या बनी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, तो यहाँ पे जो है मेन चीजें जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपके पास है। इसके अलावा मैं आपके पास आपके साथ जो है वो इसके नॉर्मल क्वेश्चन जो मेनली पूछे जाते हैं हमारे पास स्टेट लेवल पे या फिर यूपीएससी में पूछे गए हैं वो भी डिस्कस कर लूंगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास कि what extent can we said the constitutional assembly was a one party body critically examined। देखो अभी मैंने फिर इसके क्रिटिसिज्म पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि कांग्रेस ही हेड थी, तो इसी बारे में आपको जो है वो आलोचनात्मक तरीके से क्रिटिसाइज करना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करनी है कि कांग्रेस ही मेन पार्टी थी या क्या थी। ये सब चीजें कहाँ तक कहा जा सकता है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे बनी थी। डू यू अग्री विद द सम ऑफ क्रिटिसिज्म, जो भी क्रिटिसिज्म इनके बारे में है उनके लिए आप एग्री हो। क्रिटिकली कमेंट करो, दोनों तरफ से लिखना है आपको, पॉजिटिव भी लिखना है और नेगेटिव भी लिखना है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखें, ठीक है, जितने जितने वर्ड्स में बोला गया है लिखें उसको, और उसको आप जो है वो हमें सेंड करें और हम आपको जो है वो स्टैंडर्ड आंसर इसका बताएंगे और आपके आंसर को भी इवेलुएट करेंगे कि आपने किस हद तक जो है वो सही लिखा है और क्या थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आप जो मैंने आज का चैप्टर में पढ़ाया है उससे आप ये आंसर डिराइव कर सकते हो। रही बात आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन की, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं आपके लिए, ठीक है। बाकी आपको 4 क्वेश्चन मैंने बीच में बताए थे कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, ये सारे आप जो हो वो मुझे आंसर बताओगे इनके,
डन, ओके। आई होप कि आपको सारा लेक्चर आज का समझ आ गया है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे इलेक्शन हुए, कैसे लिंग्विस्टिक बेस पे हमारी स्टेट बनी है, और इस तरह से हम जो है वो आगे की प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।